नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं लेखराज जारवाल हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, तैयारी के क्रम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यू, और प्राचीन इतिहास को हम पढ़ रहे हैं। और प्राचीन इतिहास में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम क्लियर कर चुके हैं। अगर क्लियर जब भी नहीं हुए हैं तो भी हम उन्हें क्लियर करने के लिए एक स्टोरी लेकर आऊंगा, तो स्टोरी के माध्यम से भी समझेंगे। और इसके अलावा एक नया तरीका है जो शायद ही कोई यूट्यूब पे इस तरीके से जीके को या जीएस के जो पोर्शन या सेक्शन है उसे पढ़ाता होगा। वो वाला तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कितनी ही बड़ी मोटी से मोटी बुक हो तो उसे कैसे याद रख सकते हैं, या उसके शब्द वाक्यांशों के माध्यम से पूरी बुक को कैसे लर्न कर सकते हैं। आपको उसके बाद में एक बार तो आपको पूरे डाटास के नोट्स बनाने हैं। डाटास के नोट बनाने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 पेज में पूरे शब्द वाक्यांश लिखने हैं, या सिर्फ शब्द ही लिखने हैं। ठीक है, तो ये शब्दावली जो मैं तैयार कर रहा हूं, उस शब्दावली के माध्यम से आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। आप चाहे तो हिस्ट्री पढ़िए, या पॉलिटिकल पढ़िए, या आप चाहे तो दुनिया की कोई सी भी बुक पढ़िए। उस पैटर्न से आप पढ़ेंगे तो न तो कभी भूल पाएंगे और न कभी अटकेंगे कहीं पर भी, क्योंकि वाक्यांश और शब्दांशों का जो हेर फेर है, जो हेर बदल है, उसे समझना जरूरी है, क्योंकि उसी से हमारे माइंड का जो थीम है वो सेट होता है उसी तरीके से। तो वो तरीका मैं आप सबके लिए एक नया तरीका है जो मैं लेकर आ रहा हूं सभी के सामने, और नए तरीके को इस तरह से पेश करूंगा कि आपको पूरी हिस्ट्री भी साथ में याद हो जाएगी। हम एग्जांपल्स देंगे तो एग्जांपल्स के माध्यम से भी आपको पूरी हिस्ट्री याद हो जाएगी, ये दावा है इस चीज का। मैं क्या है कुछ ऐसे शब्द लिखूंगा, जैसे आपको पूरी हिस्ट्री तैयार करवाने में जैसे मैं लिखूंगा कुरुल, तो अब ये जैसे ये यहाँ पर तो कुरुल है, तमिल साहित्य का बाइबल कहलाता है, लेकिन वहां मैं सिर्फ और सिर्फ कुरुल लिखूंगा और कई सारे शब्द जो लिखे हैं वो सारे लिख दूंगा। जैसे मैं लिखूंगा अशोक, ठीक, उसके अलावा मैं यहां लिख दूंगा प्राचीन, इसके अलावा मैं यहां लिख दूंगा मृच्छकटिकम। यानी ऐसे ही हम बहुत सारे शब्दों का एक समूह तैयार करेंगे, और पूरा सब मतलब कम से कम है ना 100-200 शब्द ऐसे होंगे जिसको हम पूरा लिख करके तैयार करेंगे, और उसके बाद में उस पर डिस्कस करेंगे, शब्दों के ऊपर डिस्कस करेंगे। कितनी इंटरेस्टिंग चीज होगी कि हम शब्दों के ऊपर जब डिस्कस करेंगे तो हमें इतिहास याद आएगा पूरा, और हर चीज हमें आसान लगने लगेगी। एक बार आपने इस संघर्ष को करते हुए पढ़ लिया, या यूं मुश्किल मानते हुए या बोर होते हुए भी अगर एक बार इस तरीके से पढ़ लिया ना, तो उसके बाद में आपको इतनी आसान लगेगी चीजें कि बिल्कुल याद होने से लग जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये नया पैटर्न है, इस पर थोड़ा फोकस करना है। मैं चलता हूं आज की इस क्लास के टॉपिक के बारे में, जहां हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। तो दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ने से पहले कई सारी बातें जानना जरूरी है। आप अभी हिंदी भाषी या संस्कृत भाषी क्षेत्र के हैं, और उसके बाद में आप किसी अन्य क्षेत्र पर चले जाइए, तो वहां जाने से पहले अगर आपको उस क्षेत्र की कोई नॉलेज नहीं है, वहां के वंश युगों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप वहां की जो व्यवस्था है, या वहां के जो साम्राज्य हैं, या वहां की जो कंडीशन सिचुएशन वगैरह जो भी नियम कानून है, उन्हें आप कैसे समझोगे, या वो आपके कभी समझ में नहीं आएंगे यदि आप उनसे पहले किसी परफॉर्मा के माध्यम से उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो यही बात मैं कर रहा हूं, मैं आपको दक्षिण भारत ले जा रहा हूं। तो दक्षिण भारत ले जाने के क्रम में उससे पहले हमें दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ने से पहले ये चीजें जानना जरूरी है कि दक्षिण भारत का एक के इतिहास में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हमें आना चाहिए, या वो शब्द हमारे लिए नए हैं, उन्हें पहचानना जरूरी है। तो वही चीजें हैं सिर्फ आज की क्लास में ये, और नेक्स्ट क्लास में आपको खुल करके राष्ट्रकूट वंश जैसे महावंशों के बारे में अध्ययन कराऊंगा और पूरा याद भी करवाऊंगा। इसके अलावा जो हमारा याद करने का तरीका स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, वो बेस्ट तरीका है, वो भी तरीका है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था वर्ड टू वर्ड, यानी शब्दों के मतलब शब्द अंश शब्दार्थों को समझते हुए आप शब्दों के अर्थों को समझते हुए भी याद कर सकते हैं। ये 3 पैटर्न है। एक पैटर्न डाटास का भी है, जो कि वेरी सिंपल लैंग्वेज में आप बड़ी से बड़ी बुक को याद कर सकते हैं, या बड़ी से बड़े
क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। ठीक है, घटनाओं को भी याद कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो सब चीजें याद कर सकते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में माना जाता है कि संगम युग की शुरुआत हुई थी और इसी संगम युग में जो कहने का मतलब है कि एक हिंदू धर्म का या यूं कहें कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा प्रभाव आपको दक्षिण भारत में ही देखने को मिलेगा। अंतिम हिंदू शासक के रूप में हमने अभी पढ़ा था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड को, उसके बाद में मैं दक्षिण भारत ले जा रहा हूं आपको, जहां के संगम युग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो संगम युग में संगम शब्द का अर्थ है सभा। संगम शब्द का अर्थ है सभा होता है, संगम का मतलब सभा, यानी सभाओं के आयोजन का या दलों का एक साथ में इकट्ठा होना संगम युग का दौर कहलाता है। और इस संगम शब्द को संस्कृत भाषा से लिया गया है। संगम युग का टाइम पीरियड 1000 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक के टाइम पीरियड को माना जा सकता है। ठीक है, अब ये जो संगम युग में संगम था, ये तमिल कवियों की एक सभा हुआ करती थी जिसे संगम नाम से जाना जाता था। और इन्हीं सभाओं के दौरान संगम साहित्यों की रचना की गई थी। तो ये याद रखना है, संगम साहित्यों की रचना संगम युग के दौरान की गई थी। इसी टाइम पीरियड में क्या है, पांड्यों की रक्षा, जो पांडे राजवंश के थे, पांडे विचारधारा के जो लोग थे, तो पांडे वंश के जो राजा या शासक हुआ करते थे, उनकी रक्षा के लिए 3 प्रकार के संगम सम्मेलन आयोजित हुए थे उस टाइम पीरियड में, जो पांडे राजाओं के संरक्षण के लिए आयोजित कराए गए थे। यहां से भी डीपली क्वेश्चन या इंटरनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। पहला जो सम्मेलन है वो मदुरई में करवाया गया, अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। जो दूसरा सम्मेलन है वो कपाटपुरम में करवाया गया, अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ। ये भी थर्ड वाला है जो उत्तरी मदुरई में हुआ और नकीरट ऋषि की अध्यक्षता में आयोजित करवाया गया। ये ध्यान रखना है कि जिस अगस्त ऋषि की हम बात कर रहे हैं, यह वह ऋषि है जिसने दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। या यूं कहें कि दक्षिण भारत में आर्यीकरण को लेकर के जो महत्वपूर्ण कार्य किया है वो अगस्त ऋषि ने ही किया है। आगे बात करें तो संगम युग में जो चोल पीरियड रहा है या चोल साम्राज्य का टाइम पीरियड रहा है, तो उसके मूलभूत ढांचे को हम किस तरह से समझते हैं। अभी हम इन्हें नहीं पढ़ रहे हैं कि चोल वंश क्या था, पांड्य वंश क्या था, इन चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं। अभी समझ रहे हैं कि शब्दावलियां क्या हैं जो चोल वंश से संबंधित, पांड्य वंश से या चेर वंश से संबंधित, ठीक है, इन विचारधाराओं से संबंधित जो शब्दांश है उन्हें देख रहे हैं। चोल राजवंश की या चोल साम्राज्य की जो संगम युग के दौरान आता था, तो चोल साम्राज्य का जो प्रतीक चिन्ह हुआ करता था वो बाघ से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? बाघ से दर्शाया जाता है। बाघ को प्रतीक चिन्ह माना जाता है चोल साम्राज्य का। ठीक है, प्रमुख शासक चोल साम्राज्य में हुआ, उसका नाम था करिकाल। राजधानी पुहार या कावेरीपट्टम, कावेरी नदी घाटी क्षेत्र में पड़ती है, कावेरीपट्टम राजधानी बनाई थी चोलों ने और इन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। और चोल संगम वंशों में सबसे महत्वपूर्ण वंश भी माना जाता है। अब आगे तो जो पढ़ेंगे ही, इसके अलावा चोलों के बारे में। और जो चीजें हैं ये है कि ये प्रतीक चिन्ह कौन सा था? बाघ था। शासक प्रमुख कौन था? करिकाल था। आगे बात करें तो संगम युग के दौरान पांड्य वंश की, तो पांड्य वंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो मछली को माना जाता था और इसका पहली बार जो उल्लेख है वो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। और जो ऐसा माना जाता है, इतिहास की जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या कुछ जो भी उनसे रिलेटेड चीजें हमें मिली हैं खोजों के दौरान में, खुदाई के दौरान में, तो इससे मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं पांड्यों का जो शासनकाल है वो स्त्रियों के हाथों में रहा होगा। ऐसा संभावना है कि स्त्रियों के हाथों में रहा होगा, स्त्रियां ही राज करती होंगी। और पांड्य राजा नदियों ने समुद्र की पूजा करने का भी वर्णन मिलता है। पांड्यों के राजाओं के द्वारा नदियों ने ही समुद्र की पूजा को शुरू किया था, यह आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, स्त्रियों द्वारा शासनकाल संभवतः। और दक्षिण भारत में आर्यीकरण का जो प्रमुख कार्य है वो किसने किया था? अगस्त ऋषि ने किया था। तमिलों के प्रमुख देवता पांड्य वंश के दौरान
जो मरुगण माने जाते थे। कौन से माने जाते थे? मरुगण। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है इससे पहले भी, कि तमिलों के प्रमुख देवता, दक्षिण भारत में तमिल राजवंशों के प्रमुख देवता के रूप में किसको पूजा जाता था? मरुगण को पूजा जाता था। दूसरा नाम क्या है? सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम देवता, सुब्रमण्यम देवता, सुब्रमण्यम को पूजा जाता था। ये याद रखना है। इसके आगे हम बात करें तो चेर विचारधारा, जो चेर विचारधारा है उसका प्रतीक है, या चेर वंश का प्रतीक था धनुष। और सबसे प्रतापी राजा जो चेर वंश में हुए थे उनका नाम था सेन गुट्टवन। क्या नाम था? सेन गुट्टवन। और इन्होंने सबसे पहले पत्नी पूजा की प्रथा चलाई थी। किसकी? पत्नी पूजा की प्रथा चलाने वाले जो प्रतापी राजा थे उनका नाम था सेन गुट्टवन। सेन गुट्टवन जो कि चेर साम्राज्य से संबंधित थे और संगम युग में जाने जाते हैं, इतिहास के रूप में उन्हें संगम युग में पढ़ा जाता है। दक्षिण भारत के कुछ साहित्य भी हैं, उन साहित्यों को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये मैं बार बार बताने नहीं बैठूंगा। आगे आपको जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा वहां बीच में नहीं बताया भी नहीं जा सकता इनको, इसलिए मैंने इन्हें पहले ही सम्मिलित कर लिया है। जैसे दोस्तों आपका पहला है तोलकाप्पियम, ये याद रखना, तोलकाप्पियम नाम का जो व्याकरण ग्रंथ है ये तोलकाप्पियार नामक के एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था। तो ये एक मतलब ऋषि टाइप के ही व्यक्ति थे, इनके द्वारा लिखा गया था तोलकाप्पियम, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, तमिल का ग्रंथ है तोलकाप्पियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दूसरा है आपका शिवपादिकम, शिवपादिकम जो कि डलंगो आदिगल नाम के आदमी द्वारा लिखा गया था। उसमें माधवी की या माधव की प्रेम कहानी का वर्णन देखने को मिलता है। इतना याद रखें अभी, मोटा मोटा सा जो है। और इसके आगे हम जो बात करेंगे वहां सारी कहानियों को डिस्कस करेंगे। आपसे मैं अलग अलग बताऊंगा, जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी वो चीजें बताऊंगा। माधवी की प्रेम कहानी भी आपको सुना दूंगा, ठीक है, जब हिस्ट्री हम रियल में पढ़ेंगे, स्टोरीज के माध्यम से स्टोरी टेलिंग करते हुए, ठीक है। ये आपको डिस्कस करना है, ध्यान रखना है। तिरुकुरुल नाम का ग्रंथ है, इसकी स्थापना जो इसको लिखा था, रचना की थी, वो तिरुवुल्लर नाम के आदमी ने की थी। और कुरुल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे तमिल साहित्य का बाइबल के नाम से जाना जाता है। तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है? कुरुल को कहा जाता है। तो ये रही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके दक्षिण भारत के इतिहास से रिलेटेड थी। अब आगे हम बात करेंगे वास्तविक दक्षिण भारत में जो राजवंशों की स्थापना हुई और किस तरीके से अलग अलग राजवंशों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आगे बढ़ते हुए क्रम में हम लास्ट में फिर जाके कश्मीर का इतिहास वगैरह, पाल वंश का वगैरह, सेन वंश, ठीक है, तो ये सब चीजों को पढ़ेंगे और इस प्रकार हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। यहां तक ही है लास्ट, जहां हम कश्मीर के इतिहास तक, कल्याण के राजतरंगिणी के बारे में पढ़ते हैं, वहां है लास्ट। और अभी हमारी एक दो क्लास बची है, उसके बाद में हमारी पूरी जो प्राचीन इतिहास है वो खत्म हो जाएगा। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, सी यू। और जब तक के लिए ध्यान रखें, कोरोना वायरस बाहर घूम रहा है, आपको ढूंढ रहा है, इसलिए कम से कम बाहर निकलें और उसे मिले ही नहीं, उससे लुका छुपी खेलें, ठीक है, उससे मिलना नहीं है बिल्कुल भी, यानी आपको बाहर नहीं जाना है, घर पे रहिए, बी सेफ रहिए बिल्कुल। क्योंकि तैयारी के साथ साथ में अगर आप स्वस्थ बने रहते हैं तो यह भी एक महत्वपूर्ण तैयारी ही कहलाती है। स्वस्थ रहना भी एक महत्वपूर्ण तैयारी है, क्योंकि आप किसी मिशन में कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, अगर आप कम समय में अपनी तैयारी को नई पहचान देना चाहते हैं और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं, तो पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। इस तरह की सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी आपको यूट्यूब पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दें, ताकि कम समय में तैयारी करते हुए आप अपनी सफलता को अचीव कर सकें। हेलो दोस्तों।